बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी क्लास, आज हमने एक नई सीरीज का आगाज करना है अपने स्टैंडर्ड्स की, और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अभी मैं इस बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे, क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो एमसीक्यूज हम देख रहे थे, उसके अंदर काफ़ी एमसीक्यूज लीजर के हवाले से हैं, तो हमने लीजर का टॉपिक नहीं करना है, सच वो हमारे सिलेबस में भी है। लेसर की अकाउंटिंग बात फॉर। कर रहे हैं। हाँ जी जी, जी मैं सर। बताया था ना कि लेसर करते हैं। मैंने आज से ना जी एक सीरीज शुरू करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हम फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो अब इसको पार करेंगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा सिलेबस भी ना अब कवर करना है। क्योंकि अब पता नहीं है कि क्लासेस कितनी चलती हैं कितनी नहीं चलती। ठीक है ना। लेसर के बारे से जी बिल्कुल मैं आप से जो है ना मटेरियल शेयर करूँगा, इंशाल्लाह टाइम निकाल के ना, या आज ही को टाइम निकाल के मैं आपसे लेसर के बारे में डिस्कस कर लूँगा। ओके जी, अब तक जो हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हुए आए हैं, यानी जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कुछ, ये सिलेबस आपके सामने मैंने ओपन भी किया हुआ है। जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, तो ब्रॉडली स्टैंडर्ड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। मतलब ये करते नहीं है, लेकिन इसको वैसे मैं ये इट इज़ माय पर्सनल एक क्लासिफिकेशन, कहीं पे दी नहीं हुई है ये। ठीक है, यानी कोई ये किसी बॉडी ने, किसी ऑथोराइज पर्सन ने नहीं किया हुआ, ये जस्ट एक वैसे ही एक डिस्कशन पर्पस के लिए है। वो स्टैंडर्ड्स जिसमें किसी ना किसी एसेट या एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकग्निशन और डी रिकग्निशन के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल IS2 है, तो IS2 के अंदर इन्वेंट्री की बात हो रही है। ठीक है, ये IS2 है। IS37 में लाइबिलिटीज की बात होगी। IS16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात हो रही है। IS23 में जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उसकी बात हो रही है। गवर्नमेंट ग्रांट भी एक कॉस्ट है, उसकी बात हो रही है। इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, ये भी एसेट है। IS40 में हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात की। इम्पेयरमेंट का ताल्लुक भी किसी नॉन करंट एसेट की डी रिकग्निशन वगैरह से है। IFRS लीजेस का ताल्लुक भी
किसी एसेट की रिकॉग्निशन से है। ठीक है, इसके बाद हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे रेवेन्यू का, ये भी रेवेन्यू के हवाले से है। ये IFRS 9 ये इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से है, ये भी शेयर की पेमेंट्स के हवाले से है, और टैक्सेशन का ये जो स्टैंडर्ड है ये भी है। ठीक है, दूसरी तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो मैं एक क्लासिफिकेशन है वो है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें किसी एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस की बात तो नहीं हो रही होगी, लेकिन इस बारे में बात होगी कि हम इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए इफेक्टिवली किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि यूजर अपने डिसीजन मेकिंग उससे प्रॉपरली कर सके। ठीक है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन को इस अंदाज से हम प्रेजेंट करें, क्या क्या इश्यूज उसके अंदर, या क्या किस तरीके से इसको प्रेजेंट करें, क्या उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए कि यूजर जो है वो हमारा बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करके अपनी डिसीजन मेकिंग में उसको इस्तेमाल करे। तो मैंने एक कैटेगरी यहाँ पे सिलेबस में बनाई है डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स की। ये हम आज से कैटेगरी स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम ये तमाम स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह कोशिश करके ना पहले कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर IS 1 में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ किसी हद तक। ठीक है, और IS 7 को हम जो कैश फ्लो का है ये डिटेल से देखेंगे इसी सीरीज में इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स इसमें रह गए हैं जो कि हमने आज से इसकी सीरीज स्टार्ट करनी है, वो डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड। ये उसके अंदर किसी एसेट या लायबिलिटी की रिकॉग्निशन की बात नहीं हो रही होगी, बल्कि किसी प्रेजेंटेशन की बात हो रही होगी। जैसे ये IS 24 है, ये डिस्क्लोजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये IFRS 5 है, ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये भी रिपोर्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, यानी जब हम सेगमेंटल रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो एक कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो उन सेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन बिजनेस एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन भी यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। मिसाल के तौर पे पेप्सी कंपनी की बात हम करते हैं, तो पेप्सी कंपनी जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रही है। वो स्नैक्स के अंदर भी डील कर रही है, वो बेवरेज में भी डील कर रही है। ठीक है, वो नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज में डील कर रही है, वो कार्बोनेटेड बेवरेज में डील कर रही है। तो ये भी एक बिजनेस के सेगमेंट्स हैं। अगर आप यूनिलीवर की बात करें तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स में है। उनका डिटर्जेंट सेगमेंट अलग है, उनका भी एक बेवरेज सेगमेंट अलग है, उनके भी स्पाइसेस के सेगमेंट अलग हैं, डिटर्जेंट्स के अलग हैं। ये मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये IFRS 8 जो सीरियल नंबर 13 पे स्टैंडर्ड है, ये भी उस हवाले से इंफॉर्मेशन को डिटेल से प्रेजेंट करने के लिए है। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ये इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। इसके बाद ये भी एक प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है। ठीक है, आज जो हम स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे वो है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, ये IS 10 एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, खासतौर पे MCQs के हवाले से और कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। IS 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कुछ जगहों पे ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर से सेट हो सकते हैं जिसके अंदर आप थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हम आज स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, और आज हम कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड को कंप्लीट करें। इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। ये तमाम स्टैंडर्ड जो हैं ये बहुत छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अंदर एक या दो इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर में नया पेज ओपन कर लें, IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर ये IFRS 16 में कुछ बाकी तो नहीं है? जी, IFRS 16 में सर क्या? ये मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ।
आपका क्वेश्चन मुझे समझ मैंने नहीं मतलब आया। वेटिंग फीस तो नहीं रहा कि कोई आई लीज के अंदर, लीज के स्टैंडर्ड में मैंने फीस अभी अर्ज की थी कि लेसर की अकाउंटिंग मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन अभी मैं पहले ये डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड डिस्कस कर लूंगा ना, तो इंशाल्लाह कोई टाइम निकाल के मैं उसको डिस्कस कर लूँ। चीज़ें सर बहुत ज़्यादा, इवन कि अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम एक स्टैंडर्ड को सही मानों में पढ़े ना, तो उसका हक 2-3 क्लासों में अदा नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो अब यही स्टैंडर्ड सेम एज इट इज आपके अगले सेमेस्टर में भी टेस्ट होंगे, लेकिन वहां पे उसका लेवल जरा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज वो सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेकिन वहां पे जरा उनके एडवांस इश्यू डिस्कस होंगे। ओके जी, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड को समझने के लिए पहले हमें रिपोर्टिंग पीरियड को समझना है, और इसके लिए जरा आप ये एक डायग्राम सी मैं बना रहा हूँ, कोशिश करके जरा आप देखिएगा। हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। उसमें एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल टाइम पीरियड प्रिंसिपल ये है कि जो बिजनेस की जो लाइफ है वो तो गोइंग कंसर्न है ना। हमने तो बात की थी कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन ए फोर्सेबल फ्यूचर, वो गोइंग कंसर्न है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवेलुएशन हम उस बिजनेस की लाइफ को इक्वल चंक्स के अंदर ब्रेक करेंगे, ताकि हर पीरियड के एंड के ऊपर हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे यहां से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करूं, तो देखिए यहाँ ये जो है, लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, मैं इसको इसको डेट असाइन करूंगा जनवरी 1 2020, यानी कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ है, और कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो गया है, दिस इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दिस इज द स्टार्ट and this is the end. This is the end of accounting period, और ये डेट हम डालते हैं दिसंबर 31, 2020। ठीक है, अच्छा अब कुछ टर्म जरा समझिएगा। ये जो इन बिटवीन टाइम है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेंगी ना, तो 1 जनवरी 2020 से जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगी 31 दिसंबर 2020 तक जो ट्रांजैक्शन खत्म होंगी, ये तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट की जाएंगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग पीरियड। और ये जो डेट है 31 दिसंबर 2020, इसको कहते हैं एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, या इसको रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको रिपोर्टिंग डेट भी कहा जाता है इस पीरियड को, यानी ये पीरियड खत्म हो गया ना, इस तारीख को आगे आपका रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब होता क्या है कि जब 31 दिसंबर क्लोजिंग पीरियड आ गया, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में उसी दिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आपको थोड़ी प्रोसेसिंग या टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, ये टाइम लेट सपोज आपको 1 मंथ रिक्वायर्ड था। ठीक है, 1 मंथ रिक्वायर्ड था, यानी यहां पे ये आ गया 31 जनवरी 2021 आ गया। यहां अकाउंट्स फाइनलाइज हो गए। यहां अकाउंट्स क्या हो गए? फाइनलाइज हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक डेट आई यहां पे जिसपे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मिले, उनकी मीटिंग हुई। ठीक है, वो कब मिले जी? वो 15 फरवरी को, फरवरी 15 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और अकाउंट्स साइन ऑफ हो गए एंड अप्रूव्ड। अकाउंट्स क्या हो गए? अप्रूव्ड हो गए, साइन ऑफ हो गए।
अच्छा, इसके बाद भी एक इवेंट होता है, ऑब्वियसली वो जो लॉ के स्टूडेंट, आप लॉ माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या होता है, एजीएम कॉल होती है, एनुअल जनरल मीटिंग कॉल होती है। ठीक है जी, एनुअल जनरल मीटिंग कॉल होती है, और ये जो अप्रूव्ड अकाउंट्स हैं ये एजीएम में प्रेजेंट होते हैं और शेयर होल्डर इसकी फाइनल अप्रूवल देते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर यानी एजीएम कॉल होती है। एजीएम लेट सपोज 3 महीने के अंदर अंदर कॉल होनी होती है, वो लॉ के अंदर आप लोग बेहतर मुझसे ज्यादा बताएंगे। वो लेट सपोज मार्च 31 को एजीएम कॉल हुई, 2021 को एजीएम कॉल हुई, और शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया अकाउंट्स का। अब आप देखें कि ये जो अकाउंट्स की अप्रूवल 31 मार्च 2021 को आ रही है, ये अकाउंट्स रिलेट किस पीरियड से कर रहे हैं? ये अकाउंट्स ये इस ग्रीन वाले पीरियड से कर रहे हैं, सिर्फ ये जो मैंने ग्रीन किया है। अब आप देखें कि ये इस पूरे पीरियड से रिलेट कर रहे हैं। अब ये अकाउंट, इसकी लेंथ में मत जाइएगा, डेट्स को आप देखिएगा कि ये जो ग्रीन पीरियड है, इस पीरियड के अकाउंट्स तकरीबन 3 महीने के बाद, बल्कि एक्चुअली 3 महीने के बाद अप्रूवल आ रही है। अब लेकिन देखें, बिजनेस की एक्टिविटी तो ऑन गोइंग है ना, बिजनेस तो ऑन गोइंग है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिजनेस की एक्टिविटी रुक गई है, बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। इन शॉर्ट क्या है, इवेंट्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ये देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इवेंट्स आर हैपनिंग। ठीक है, इन शॉर्ट इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, ये मैंने यहां पे आइडेंटिफाई भी कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पीरियड में कुछ इवेंट्स ऐसे हैपन हुए जिसका ताल्लुक इस ग्रीन वाले पीरियड से था। ठीक है, जो कि उससे रिलेटेड अकाउंट्स को हिट कर रहे हैं, यानी ऐसा इवेंट अकर हुआ जो रिपोर्टिंग पीरियड में रिपोर्ट होने वाले अकाउंट्स को हिट कर रहे थे। तो अब सवाल यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये इवेंट तो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इंकर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये इवेंट हम जाके अकाउंट्स में रिपोर्ट करेंगे, अकाउंट्स में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये स्टैंडर्ड दे रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पे मैं अभी इस टाइमलाइन को मैं भी कंप्लीट नहीं किया है, टाइमलाइन अभी बाकी है। अब यहां पे जो रेलिवेंट डेट्स है ना जी, वो ये है, यानी जो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है वो मैं आइडेंटिफाई कर लूं पहले। जो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है वो ये है जी, यहां से शुरू होगा, यानी 31 दिसंबर से शुरू होगा, और ये खत्म होगा उस दिन तक जब जाके डायरेक्टर ने साइन ऑफ करना है। यानी ये जो पीरियड है, जो मैंने यहां पे इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला पीरियड, ये पीरियड कहलाएगा आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड या आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और इस पीरियड में, यानी जो मैं अभी येलो करूंगा, यहां इसको मैं ब्लू कर देता हूं, ब्लू कलर ज्यादा बेहतर है। ये जो ब्लू कलर है, दिस ब्लू कलर इज द पीरियड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन इवेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ब्लू पीरियड की है। यानी जब डायरेक्टर्स ने साइन ऑफ कर दिया अकाउंट्स, साइन ऑफ करके डायरेक्टर्स ने क्या किया, वो अप्रूव कर दिए, क्योंकि डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एजेंसी थ्योरी आपने पढ़ी होगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कि एजेंसी थ्योरी के तहत डायरेक्टर आर दी स्टूवर्ड्स ऑफ द कंपनी, जो रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट्स बनाने के। ठीक है, तो ये भी आप देखें कि ये 45 डेज का पीरियड है, छोटा पीरियड नहीं है, इट इज द पीरियड ऑफ 45 डेज। अगर आप देखें, इन 45 डेज के अंदर इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो इवेंट्स रिपोर्टिंग पीरियड को हिट कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? क्या हम बैक डेट पे जाएं और रिपोर्टिंग पीरियड में जाके उन इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करें, या उनको छोड़ दें, या उनको 2021 वाले पीरियड में रिकॉर्ड करें? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। यहां तक बेटा कोई सवाल है तो पूछे, एनी क्वेश्चन? ओके जी,
अब इवेंट्स को फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड वी विल क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। जो इवेंट्स हैं, यहां पे हेडिंग डालें इवेंट्स की, ठीक है, और यहां से असल स्टैंडर्ड शुरू होता है। इवेंट्स क्लासिफिकेशन, देयर आर 2। जी जी स्पेसिफिकली इसी पीरियड की हम बात करेंगे ना, नहीं आगे पीछे हमने नहीं होना सर, ये ब्लू पीरियड मैंने बता तो दिया आपको, ये ब्लू ठीक है पीरियड है सर, ना, ठीक। ये रिपोर्टिंग पीरियड है, हम इसी की बात कर रहे हैं। और ये इसी पीरियड जो 45 दिन का पीरियड है ना, बस इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद का पीरियड हमारे लिए इररेलेवेंट है। ये ब्लू reporting period पीरियड एक साल से कम हो सकते हैं। ब्लू पीरियड में होने वाले इवेंट्स का फैसला करना है कि ग्रीन वाले पीरियड में इनकॉर्पोरेट किए जाएं या ना किए जाएं। ठीक है जी। ओके जी, देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। नंबर 1 एडजस्टिंग इवेंट्स and number 2 non-adjusting events। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी जी। स्टैंडर्ड के मुताबिक रिपोर्टिंग पीरियड कम से कम कितना हो सकता है? नहीं, उसमें कोई डेडलाइन नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी के अपने लॉ डिटरमिन करेंगे क्या पीरियड होना चाहिए। सही। और ये फिस्कल और ये कैलेंडर ईयर दोनों भी हो सकते हैं, जो भी हो। हाँ देखें, जिस फिस्कल ईयर तो हाँ, जो आपकी रिपोर्टिंग पीरियड है ना, जो भी आपका जो भी है, देखें जो आपने डिसाइड किया हुआ है ना कि आपने इस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट पब्लिश करनी है, वो पीरियड आपका रिपोर्टिंग पीरियड कहलाएगा ना। फाइन। और ये जो लेंथ ऑफ द पीरियड है, तो मैंने फिगर्स अज्यूम की हैं, ये ज्यूरिसडिक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन ये डेट्स चेंज हो सकती हैं, ये डिफाइंड नहीं है। ओके जी, एडजस्टिंग इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है? एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन ये है कि दीज इवेंट्स, अच्छा ये ब्लू वाले इवेंट की बात हो रही है, ठीक है, यानी ये इवेंट हैपन हुए हैं आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। मैंने इसीलिए कलर से आपको आइडेंटिफाई कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए। ओके जी, ये एडजस्टिंग इवेंट्स वो हैं, पहले हम इनको डिफाइन करेंगे दोनों इवेंट्स को, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे और फिर इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा पूरा यहाँ पे इंशाल्लाह। एडजस्टिंग इवेंट्स आर द इवेंट्स दैट प्रोवाइड्स इवेंट्स। जी बेटा सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, मैंने वालेकुम ये पूछना था कि जो February 15 से March 31 तक का एरिया सर, जी। उसके भी तो कोई इम्पैक्ट होगा ना नहीं रिपोर्टिंग बेटा, वो पीरियड पे? हमारा अकाउंट, ये स्टैंडर्ड उस पीरियड को कवर नहीं कर रहा। ये स्टैंडर्ड अच्छा के लिए रेलेवेंट मैंने ब्लू इसलिए बता दिया ना आपको। ये जी ब्लू सर, मतलब पीरियड, अप्रूवल अकाउंट्स लिखा हुआ है ना, तो शेयर होल्डर्स में कोई इस तरह से भी तो कंसर्न हो सकता है कि वो कहें कि कुछ मतलब नहीं अप्रूव या व्हाटसोएवर सर, तो वो Okay. फिर नहीं इम्पैक्ट करेगा मेरी बात या सुनो। सब हमने उस तक लेना है जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है? बेटा ये बात तो है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन, एक मिनट मैं इसका आंसर दूंगा। इसका आंसर ये है सवाल का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, ओके ये जी उनकी, अब इनकी तरफ से जब एक चीज फाइनलाइज हो गई है तो वो चीज अकाउंट्स के लिए कंप्लीट हो गई है। ठीक है सर। उसके बाद जो अप्रूवल आ रही है ना शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर ने, देखो शेयर होल्डर तो प्रिपरेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, जी ठीक है, शेयर होल्डर ने तो डिबेट करनी है ना उसके ऊपर, भाई तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने यहाँ खर्चा क्यों किया, ये तुमने रेशियो डिस्टॉर्ट कर दिया मेरा, ये तुमने सारा लेवरेज खराब कर दिया, ये करंट रेशियो मेरा, ये बैंक से फाइनेंसिंग नहीं लेनी थी, तुमने बॉन्ड इशू करने थे। ठीक है, वो इस तरह की डिबेट्स होती हैं। ठीक है, ये पिछले सालों में तो आपने ये काम नहीं किया था, इस साल में क्यों किया। ठीक है, और एक और बताऊं बात आपको, एक और चीज देखें कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, लॉ के अंदर प्रोविजन है कि कोई मेजर डिसीजन जो बिजनेस लेगी ना, वो शेयर होल्डर की अप्रूवल के बगैर नहीं लेती। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल के बगैर कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा, तो डायरेक्टर ने तो सिर्फ अकाउंट्स बना के उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो उस जगह पे वो फिर डिबेट नॉर्मली हो रही होती है और अकाउंट्स को फिर वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं। फाइनलाइज इन अ सेंस कि वो बस उनको डिस्कस करके अप्रूव करके लॉक कर देते हैं। अच्छा, चेंजेस अकाउंट्स में नहीं होती है, अकाउंट्स में चेंजेस नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा
पहली बात तो ये है कि अगर एक चीज शेयर होल्डर ने आइडेंटिफाई की है कि ये गलती है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है ना जी, कि उसने क्या किया है। इतने बड़े बड़े मिलियन की सैलरी के तुमने सीएफओ रखे हुए हैं, उन्होंने क्या बनाया है रिपोर्ट, अगर एक गलती शेयर होल्डर ने निकालनी थी। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके, ये जो आपका सिलेबस सब्जेक्ट है ना कॉर्पोरेट लॉ का, इसके अंदर एक पूरा सेक्शन है अकाउंट्स के ऊपर, और ये सारा इंशाल्लाह ये जो इस तरह के मैटर है ना डेट्स वगैरह के, ये आप उधर जाके डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, मैं एडजस्टिंग इवेंट्स को डिफाइन कर रहा था कि एडजस्टिंग इवेंट्स आर द इवेंट्स दैट प्रोवाइड फर्दर evidence of the conditions existed at the reporting date। यानी ऐसे इवेंट्स जो हैपन हुए हैं, लेकिन उनके हैपन होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे रिपोर्टिंग डेट को इश्यूज थे वो मजीद क्लैरिफाई हो गए हैं। भाई रिपोर्टिंग डेट पे कोई इशू क्लैरिफाई नहीं था। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आपको किसी एसेट की वैल्यू नहीं मालूम चल रही थी, यानी 28 दिसंबर को आपने एक एसेट परचेज किया, ठीक है जी। अब 28 दिसंबर को वो एसेट आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन अभी वो उसकी वैल्यू फाइनलाइज हो रही थी। आप अटॉर्नी से मिल रहे थे, आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, उसकी वैल्यू जो रिकॉर्ड करनी थी वो फाइनलाइज नहीं हुई। उसकी जाके वैल्यू फाइनलाइज हुई 5 जनवरी को, लेकिन 5 जनवरी को जो वैल्यू फाइनलाइज हुई है वो मजीद फर्दर एविडेंस है ना, जो एक कंडीशन स्टार्ट हो चुकी थी 28 दिसंबर को, बीच में अकाउंटिंग ईयर एंड भी तो आ गया ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी ये तो जी 5 जनवरी को इवेंट हैपन हुआ था तो हम तो 5 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, ये इवेंट पिछले साल से रिलेटेड है, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। और एडजस्टिंग इवेंट को हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये नोट करें। इसका ट्रीटमेंट लिखें जी, वी विल एडजस्ट या वी विल इनकॉर्पोरेट। एडजस्ट का वर्ड जरा चेंज कर लेते हैं। वी विल इनकॉर्पोरेट देम इनटू अकाउंट्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग पीरियड। यानी रिपोर्टिंग पीरियड के जो भी अकाउंट्स हैं उनमें इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इनके साथ करेंगे काम। ओके जी। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं, इवेंट्स दैट exclusively relate to the after reporting period। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें ना तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। 31 दिसंबर को आपने एक एसेट रिपोर्ट किया, इक्विपमेंट 1 लाख रुपए का रिपोर्ट हो गया। 5 जनवरी को आग लग गई और वो जल गया। अब आग लगी है 5 जनवरी को, ठीक है। अब ये इवेंट ऐसा नहीं है कि कोई आग कहीं लगना शुरू हुई थी 31 दिसंबर को और वो यहां आके आग फाइनलाइज हुई है। वो आग अचानक लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग अचानक लग गई, या अर्थ को एक खुदा न खास्ता आ गया। तो ये जो इवेंट है ये सोलली एक्सक्लूसिवली रिलेट करते हैं आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड से, लिहाजा इनको करेंगे दे आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा, अभी क्वेश्चन काइंडली ना पूछे, मैं एग्जांपल दूंगा ना, फिर आपको क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके जहन में बेतहाशा क्वेश्चन आ रहे होंगे, कोई जब हमने पढ़ा था तभी हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें मुझे ये एग्जांपल्स लिखने दें। एग्जांपल्स जब हम सारी डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद फिर जो आप क्वेश्चन पूछेंगे दे विल बी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस इंशाल्लाह। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये जरा देखिए। सबसे पहले इफ मटीरियल, अगर ये मटीरियल है दे विल
only be disclosed. अगर ये मटीरियल इवेंट है तो ये सिर्फ डिस्क्लोज होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ले जी, अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल से बात असल में समझ में आएगी। Number 1 example of adjusting event. Bankruptcy of a customer to whom goods were sold during reporting period. एक कस्टमर था जिसको आपने 28 दिसंबर को या नवंबर को या दिसंबर को गुड्स सेल की थी और वो जाके बैंकरप्ट हो गया 5 जनवरी को। ठीक है, तो बैंकरप्सी का जो इवेंट है वो अचानक नहीं होता, कस्टमर के कोई इश्यूज होते हैं जो चल रहे होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं, वो पेंडिंग होते हैं। तो अगर एक कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है और वो इन 45 दिनों के अंदर अंदर आपको पता लग गया कि बैंकरप्ट हो गया, तो आप जाएंगे और उसका अकाउंट रिसीवेबल जो आपने रिपोर्टिंग पीरियड में रिपोर्ट किया वो राइट ऑफ जाके कर देंगे। नंबर 2 एग्जांपल, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट। आपने एक इन्वेंट्री रिपोर्ट की हुई थी 31 दिसंबर को, ठीक है, वो आपने कॉस्ट पे रिपोर्ट की क्योंकि कॉस्ट लोअर थी। जब आपने उसको 5 जनवरी को या 4 जनवरी को या 3 जनवरी को या 10 जनवरी को सेल किया तो वो कॉस्ट से कम में बिकी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 31 दिसंबर को कॉस्ट और एनआरवी की जो कैलकुलेशंस की थी वो गलत थी, वो सही करने जाके वो आप जाएं और जाके उनको करेक्ट करें। ये एनआरवी एडजस्ट होनी चाहिए बैक डेट में जाके। आपने गलती की थी और आपसे एक एरर हो गया था जो आपको जाके करेक्ट करना है। नंबर 3, डिस्कवरी ऑफ एरर और फ्रॉड। कोई एरर या फ्रॉड अगर आपको डिस्कवर हो गया है तो वो आप एडजस्ट करेंगे जाके बैक डेट में, यानी उसकी रिपोर्टिंग पीरियड में एडजस्टमेंट करेंगे। और दोबारा बता दूं कि मैं ये 45 दिनों की बात कर रहा हूं, ये ब्लू पीरियड की बात कर रहा हूं। नंबर 4, सेटलमेंट ऑफ ए पेंडिंग कोर्ट केस, confirming that a provision was needed. देखें, जब आपको ये पता था कि मेरा कोर्ट केस पेंडिंग है, चल रहा है, मेरा कोर्ट केस है, और अभी हमने IS 37 इंशाल्लाह कल परसों पढ़ना है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो आप ये एसेस करते हैं कि आपको इसमें नुकसान होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी होती है नुकसान होने की तो आप एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं नुकसान की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने एक केस चल रहा था दिसंबर में, उस वक्त कंफर्म नहीं था कि आप हार जाएंगे, लेकिन उसका फैसला आ गया जनवरी के पहले हफ्ते में और वो आपको पता लगा कि आप तो हार गए वो केस। जब आप हार गए वो केस तो आपको नुकसान हो गया, पेमेंट करनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 31 दिसंबर को अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसमें एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो लायबिलिटी थी ये उस वक्त आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जाएं और जाके बैड डेट में उस लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये लॉस जो है ये उस पीरियड का है जिस पीरियड में आपने रिकॉर्ड करना था, पिछले पीरियड का। ये करंट पीरियड का लॉस नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस पिछली दफा स्टार्ट हो चुका हुआ था। नंबर 5, जी 5 है जी, फाइनलाइजेशन
फाइनलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ एनी एसेट। फाइनलाइज का मतलब क्या है कि ये काम स्टार्ट रिपोर्टिंग पीरियड में हो चुका था, आपने गुड्स सेल करना शुरू की थी, या गुड्स सेल का फैसला, या आपने एसेट सेल करने का फैसला या एसेट परचेज करने का फैसला रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर अंदर कर लिया था, लेकिन अभी आपको अमाउंट कंफर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं कंफर्म हुआ? कि आप वर्किंग कर रहे थे, कैलकुलेशंस कर रहे थे। जैसे हमने बात की IAS 16 के तहत हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कैलकुलेशंस आपकी इन प्रोसेस थी, तो आपकी जो फिगर फाइनलाइज हुई है वो 3 जनवरी को आगे फाइनलाइज हुई है। तो ये जो 3 जनवरी को इवेंट अकर हुआ है, ये बेसिकली फर्दर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है उस इवेंट का जो पहले ही स्टार्ट हो चुका हुआ था, लिहाजा ये एडजस्टिंग इवेंट है। नंबर 6, परफॉर्मेंस रिलेटेड यानी कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसको हम नॉर्मली बोनस कहते हैं। आपने अपने एम्प्लॉइज से एक कमिटमेंट की हुई है कि हम प्रॉफिट का 2% आपको हर साल मुनाफा या बोनस देंगे। अब प्रॉफिट फाइनलाइज कब होगा? जब अकाउंट फाइनलाइज होंगे, ठीक है। अब अकाउंट फाइनलाइज हुए 31 जनवरी को, ये देखें, ये 31 जनवरी को ब्लू पीरियड के अंदर ही आ रहा है। अब यहां जाके आपकी नेट इनकम कंप्यूट हो गई, तो आपने कहा जी ठीक है, ये जो 1 लाख नेट इनकम आई है ना, इसका 2% निकालो, वो 2000 रुपये आए, 2000 रुपये बोनस बुक कर दो, ये बोनस दे एम्प्लॉई को। अब ये बोनस तो रिलेट करता है पिछले पीरियड से, क्योंकि उसी की नेट इनकम के ऊपर है ना। अब ये अमाउंट चूंकि कैलकुलेट बाद में हुआ है, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये इवेंट एडजस्टिंग है, लिहाजा आप जाएंगे 31 दिसंबर को जाके इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट तो आपने बाद में करनी है ना, पेमेंट का मैटर नहीं है, पेमेंट आप नॉर्मली फरवरी में जाके कर दें, मार्च में कर दें, अप्रैल में कर दें, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंस बुक होगा अक्रूवल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, वो आपने 31 दिसंबर को बुक करना है। और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस वक्त पॉइंट ऑफ डिस्कशन ज्यादा होता है, वो है गोइंग कंसर्न assumption becomes invalid। यानी आप 45 दिनों के जो ये ब्लू पीरियड है, इस पीरियड में कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं रही। कोई ऐसा इवेंट हुआ जिस इवेंट ने कंपनी को तबाही कर दिया, लिहाजा जो रिपोर्टिंग पीरियड में आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए हुए हैं ना, अब वो आपको गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाने, उसको आपने ब्रेकअप बेसिस पे बनाना है। यानी आप क्या करेंगे? यू विल प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑन द ब्रेकअप बेसिस। ये लिखे पॉइंट, अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड एंड प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप बेसिस। यानी उसका मतलब क्या है, ये देखिएगा जरा। नंबर 1, assets and liabilities will be reported at their settlement values। यानी इनको सेटलमेंट वैल्यूज पे रिपोर्ट करेंगे। एसेट जिस वैल्यू पे सेल हो सके, लायबिलिटी जिस वैल्यू पे सेटल हो सके। नंबर 2, all assets and liabilities will be classified as current। यानी नॉन करंट की डिस्टिंक्शन ना तो एसेट्स में बाकी रहेगी, ना लायबिलिटी की बाकी रहेगी, अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनवैलिड हो गया। तो ये तमाम चेंजेस आपको जाके अपने अकाउंट्स में करनी पड़ेंगी इफ यू प्रिपेयर योर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न। और ये तमाम इवेंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं 1 से 7 तक, ये तमाम के तमाम इवेंट्स
हैपन तो ब्लू पीरियड में हुए हैं, लेकिन इसका इफेक्ट ये ग्रीन वाले पीरियड के रिपोर्ट्स में दिखाया जाएगा। एनी क्वेश्चन यहां तक? ओके जी, अब एग्जांपल्स हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की। बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जी। नंबर 1, फिजिकल डैमेज और नेचुरल डिजास्टर। जी हबीब। सर ये एक आपने पॉइंट बताया है कि में जो है ना ये एडजस्टिंग इवेंट में जो एसेट है उसकी ये थर्ड पॉइंट नंबर क्या है भाई? पॉइंट नंबर 4 था आई थिंक। तो आई थोड़ा थिंक repeat नहीं, कीजिएगा। मुझे पक्का हाँ, बताएं। ये 4 है जी, इसको जरा रिपीट कीजिएगा। सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस हाँ कंफर्मिंग 4 दैट है। अ प्रोविजन वाज नीडेड। हाँ, हाँ इसमें जी। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर हाँ, कोर्ट केस इसका प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर यानी कि मैं काफी लॉन्ग टर्म से चल रहा इतना हूँ, पुराना तो केस फिर लेके चल रहे हो यार? अच्छा चलो फिर तो बताओ। किस डेट में रिपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान में सर ऐसे ही चलते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जो अगर पिछले से भी पिछले पीरियड का कोर्ट केस था ना, तो वो सेटल अभी आपके हो रहा है, ठीक है? यानी ये लेट सपोज कि ये जो कोर्ट केस था 2019 की सितंबर में शुरू हुआ था, ऐसे ही कह रहे हैं, जी जी ठीक ऐसे है? ही। 2019 चला गया, आपने उसको कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, चले ठीक है मान लिया। 2020 चला गया, आपने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। 2021 की 5 जनवरी को उसका फैसला आ गया। तो उसका जी मतलब ये हुआ कि आप जो इतनी फीसें दे रहे थे लॉयर को, ठीक है, दिसंबर 31 को आपने उससे पूछा भी था कि भाई बताओ इसका फैसला कब आएगा, ठीक है, इसमें कितना चांस है हमारा हारने का। तो वो सारी फीस तो फिर जाया चली गई ना, आपके लॉयर ने आपको सही गाइड ही नहीं किया, ठीक है? ऐसा नहीं होता। एक जो रैशनल लॉयर होता है ना, उनको पता चल जाता है एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर कि ये केस हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, ठीक है? और ये कंपनीज जो है ना, इनके जो लॉयर्स होते हैं ना, ये कोई आम लोग नहीं होते, ये बड़े प्रोफेशनल लॉयर्स। और ये एक लॉयर नहीं होता, ये मल्टीपल, इनका पूरा पैनल होता है लॉयर्स का। तो ये जो कंपनीज इस तरह के प्रोविजंस क्रिएट कर रही होती है ना, तो वो लीगल ओपिनियन लेती हैं, ठीक है? अपना एक लीगल ओपिनियन जरूर लेती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अचानक ही जाके वो क्रिएट हो गया हो। ये कंडीशन एग्जिस्ट रिपोर्टिंग डेट पे करती थी, कंफर्मेशन इसकी बाद में आई है, चले ठीक है, लिहाजा आप उसकी बैक डेट में जाके 31 दिसंबर को एक प्रोविजन बुक जरूर करेंगे उसकी, ठीक है? ओके, नंबर टू, सडन डिक्लाइन इन दी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब ये कोई भी एसेट हो सकते हैं, ठीक है जी? नॉर्मली ये जो है इन्वेस्टमेंट्स की बात यहां पे हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अचानक स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, और आप, यानी अचानक क्या हुआ, लेट सपोज ये पिछले दिनों कोई इवेंट हुआ, कोई ऐसा इवेंट जो कि अनफेवरेबल था स्टॉक मार्केट के लिए, वो हैपन हुआ और सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, अचानक क्रैश कर गई। अब ये ऐसा नहीं होता कि अचानक क्रैश कर गई, ये जो इवेंट है, ये जो सडन इवेंट हुआ है, ये उसी पीरियड के अंदर इसका इफेक्ट दिखाया जाएगा। नंबर 3, सर ये सारे इवेंट अनफेवरेबल ही होते हैं, फेवरेबल भी तो हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। ये ब्लू पीरियड के अंदर दोनों किस्म के इवेंट हो सकते हैं, और ये आके ऊपर लिख लें, ये मैं लिखा ना, इवेंट आर हैपनिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। लेकिन ज्यादा जो होता है ना मसला, वो अनफेवरेबल इवेंट का होता है, क्योंकि वो आपके लिए जरा नुकसानदेह होते हैं ना, अकाउंट्स को डिस्टॉर्ट कर देंगे ना वो इवेंट्स। लेकिन दोनों को आप बार बार इनकॉर्पोरेट करेंगे।
क्योंकि जो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उसके लिए मजीद कंफर्म्ड एविडेंस चाहिए होती है, वो तो आप रिकॉर्ड करेंगे जाके, जरूर करेंगे। नंबर 3, और यहां पे डिबेट शुरू हो जाएगी अब। नंबर 3, यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। नंबर 3, एंटिटी डिक्लेयर्स डिविडेंड। एंटिटी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये अगले साल ही रिकॉर्ड होगा। बेशक वो इवेंट, वो जो डिविडेंड था वो पिछले साल की इनकम पे था या पिछले साल से रिलेटेड था। यहां पे एक डिस्कशन हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड के ऊपर। यहाँ पे बॉक्स के बना लें, साइड पे मैं ऊपर बना लेता हूँ इस जगह पे, ये बॉक्स मैंने बना दिया ग्रीन कलर का, और यहाँ पे डालें हेडिंग टाइप्स ऑफ डिविडेंड या क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड। There are 3 classification of dividend. Number 1, proposed dividend. Number 2, interim dividend. और नंबर 3, फाइनल डिविडेंड। और पहली बात जो है, यहां पे हम बात कर रहे हैं इस डिविडेंड की, जो अभी हमने इधर पॉइंट लिखा ना, पॉइंट नंबर 3 लिखा है, ये वाला पॉइंट नंबर 3, यहां हम फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको अब हम डिस्कस कर लें कि ये 3 डिविडेंड क्या होते हैं जी। एनीबॉडी विल टेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड? आई थिंक इंटरम डिविडेंड जो होता है वो बिफोर एजीएम होता है सर। एजीएम अच्छा, से ये पहले बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए ये 1 मिनट, ये लिखें यहाँ पे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGMs, बिटवीन 2 AGMs। बिल्कुल सही है जी, यानी ये डिविडेंड डिक्लेयर भी हो जाएगा और पे भी हो जाएगा 2 AGMs के दरमियान। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात सही हो गई। आप बताएं जी, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? जो करते हैं, प्रपोज जो करते हैं, प्रपोज जो है पे पे नहीं नहीं किया, हमने सोच लिया, पे नहीं किया। कौन सोच रहा है? सही, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किया। हाँ, देखें, इसमें एक चीज याद रखें, जो डिविडेंड है, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू पे बाय द डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पे करना, डायरेक्टर की डिस्क्रिशन है। डायरेक्टर्स अपनी बीओडी मीटिंग में, ये जो 15 जनवरी 15 फरवरी को मीटिंग हो रही है, 15 फरवरी को जो डायरेक्टर रिकमेंड करेगा डिविडेंड, ये देखें, डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बीओडी on account sign off at the time of accounts sign off. This is the proposed dividend. ये डिविडेंड जो प्रपोज डिविडेंड होगा, वो डिविडेंड वो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अकाउंट्स को साइन करते हुए रिकमेंड किया है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि प्रपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं होती। प्रपोज डिविडेंड चूंकि अभी रिकमेंडेशन है, ये एक लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कब बनती है? जब वो प्रपोज फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अब ये देखिएगा, द डिविडेंड, व्हाट इज द फाइनल डिविडेंड? द डिविडेंड proposed by BOD will be approved by shareholders in AGM, ठीक है जी, is treated as liability to the company। लेकिन ये इवेंट चूंकि हैपन ही बाद में हो रहा है, डिक्लेयर चूंकि इधर इवेंट्स हो रहा है, इस लिहाजा ये एडजस्टिंग इवेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अप्रूवल तो हो रही है ब्लू पीरियड के बाद जाके। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, लीगली शेयर होल्डर
मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, कैन नॉट अप्रूव मोर देन प्रपोज्ड। प्रपोज से ज्यादा वो अप्रूव नहीं कर सकता। जो डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है उसको कम तो वो कर सकता है, लेकिन उसको वो ज्यादा नहीं कर सकता। सर वो क्योंकि कम फिर क्यों करेगा? वो कम उसकी क्यों करेगा? मात्रा पहली भी- बात तो ये है, बिल्कुल सही बात है, वो कम करते ही नहीं है, उसको नहीं पैसे करते। आते हैं हम पैसे आते किसको बुरे लगते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन लॉ ने आपको एक प्रोविजन दी हुई है कि अगर शेयर होल्डर कहें जी नहीं हमें भी पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि अच्छा बहुत ही अच्छा, रेयर केस है भाई, एक केस तो बन सकता है ना, ठीक है, बिल्कुल एक ठीक। सिचुएशन तो बन सकती है ना। तो ये एक बार प्रोविजन रखी गई है कि शेयर होल्डर ये कह सकते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये प्रपोजल, हमें नहीं चाहिए डिविडेंड, अभी आप इस पैसे को कारोबार में वापस लगा दो, तो फिर वो प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा, वो लायबिलिटी कंपनी की होगी नहीं। लेकिन एक चीज देखिएगा कि डिविडेंड, ये सबसे टॉप पे लिख लें, मैं दोबारा इसको इसको कलर भी चेंज करके लिखता हूं, जो मैं इसको ब्लू में लिख रहा हूं कि डिविडेंड is not an obligation. Dividend is not an obligation on BOD या ऑफ BOD। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो उसको पे करे, ये उसकी मर्जी है। अच्छा, ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, सर ये इंटरम जो है इंटरिम तो डिक्लेयर भी हो गया, पे भी हो गया ना, वो तो इसी पीरियड में पे हो गया होगा ना भाई, रिपोर्टिंग ये पीरियड तो में। प्रपोज तो फिर ये रिपोर्टिंग में आ गए तो फिर इंटरिम डिविडेंड तो इसी पीरियड में, ग्रीन पीरियड में पे भी हो गया होगा ना। अमाउंट पे अगर रहती हो, बाद में पे हुआ तो फिर वो अमाउंट एडजस्टिंग रहती हो। यार बाद में पे हुआ तो कैश उधर आ जाएगा ना, हम तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। लायबिलिटी तो रिकॉर्ड इधर हो गई होगी ना इंटर रिपोर्टिंग पीरियड में, ठीक है। लायबिलिटी रिकॉर्ड देखें, लायबिलिटी तो रिकॉर्ड होगी। और एक चीज और याद रखिएगा कि लाइब्रेरी रिकॉर्ड होगी, पेड हो गया होगा। वही ही पे भी हो गया होगा। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड को बीओडी ही अप्रूव करता है, बीओडी proposes and approves। ये वाहिद डिविडेंड है जिसको बीओडी ही प्रपोज करता है और बीओडी ही उसको अप्रूव भी करता है। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो प्रपोज बीओडी करता है, अप्रूव उसको शेयर होल्डर्स करते हैं। अब इसके बारे में मजीद डिस्कशन आप लॉ में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अगला चौथा नंबर पॉइंट नंबर 4, नॉन एडजस्टिंग का पॉइंट नंबर 4, मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिए ना, अगर तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने कोई किया है या करने लगे हैं और वो प्योरली हैपन हुआ है आफ्टर, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अभी तो फाइनलाइज हुआ ही नहीं है ना, ये फाइनलाइज कब होगा? जब आप ये अगले साल रिकॉर्ड करेंगे इसको, 31 जनवरी यानी 31 दिसंबर के बाद रिकॉर्ड करेंगे इसको। नंबर 5, make discontinue any operation, discontinue any operation। ये इंशाल्लाह IFRS 5 पढ़ना है हमने कल परसों। डिसकंटिन्यू, अभी स्पेलिंग देख लीजिएगा जी, ये अब मुझे इसमें एनी सेगमेंट और क्लासिफाई एनी PPE एज HFS मींस हेल्ड फॉर सेल। आपने किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, मींस कि उसके ऊपर लिख दिया बराए फरोख्त, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये फैसला आपने बाद में किया है, लिहाजा ये अगली दफा रिकॉर्ड होगा। नंबर 6, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट।
जब्तगी कहते हैं इसको। आपने गवर्नमेंट ने आपके कोई अकाउंट सील कर दिए हैं, कोई चीज जब्त हो गई है आपकी, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नंबर 7, अनाउंसमेंट ऑफ मेजर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। और आगे लिख लें एज पर IAS 37। ये इंशाल्लाह IAS 37 जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग की कंडीशन यही है कि जब तक आप अनाउंस नहीं करते ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपने अनाउंसमेंट ही बाद में की है तो रिकॉर्ड कैसे होगा पीछे जाके। नंबर 8 मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस। मसलन राइट इशू, मसलन स्टॉक स्प्लिट, मसलन ट्रेजरी स्टॉक, मसलन स्टॉक ऑप्शंस। ये बातें सारी आपको पता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी। राइट इशू कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर इशू करने को राइट इशू कहते हैं, जिसको हम प्रीएम्प्टिव राइट, हमने कहीं पढ़ा था पिछले, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको कि प्रीएम्प्टिव राइट होता है शेयर होल्डर का, कि हम बाहर की पब्लिक को उस वक्त शेयर ऑफर करेंगे जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इनकार कर देगा। इसको राइट इशू कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट मींस के जब हम पार वैल्यू को ब्रेक कर देते हैं, अगर 10 रुपए का शेयर था तो 5-5 रुपए के शेयर्स में ब्रेक कर देते हैं। ट्रेजरी स्टॉक अपने ही शेयर्स को मार्केट से बाय बैक कर लेते हैं। स्टॉक ऑप्शंस को पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, नोट करें यहां पे बेटा, इनको कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे IAS 33 अर्निंग पर शेयर, वहां पे इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, आपके अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट होता है इसका। और ये IFRS 9 में भी जाके इसका ट्रीटमेंट आप वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आपने। ये आपको बताता मैं इसलिए हूं कि आपके जहन में ये बातें हों कि आपने अभी क्या क्या चीजें आगे जाके पढ़नी है डिटेल में। स्टॉक ऑप्शन को कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स यानी ये शेयर्स अभी इश्यू नहीं हुए हैं, आप स्टॉक ऑप्शन इश्यू करते हैं ना, तो ये फ्यूचर में शेयर्स इश्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, चेंज इन टैक्स रेट्स और एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट में तब्दीली या टैक्स रेट में तब्दीली नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। और एक चलिए और लिख लेते हैं 10वां, इस कमेंसमेंट ऑफ लिटिगेशन, यानी आपके ऊपर कोई केस स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं कर सकते कि आप बैक डेट में जाके उसको इनकॉर्पोरेट करें। ये केस आप पे आज की डेट में हो रहा है। जी बेटा, ये है जी तमाम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की कुछ एग्जांपल्स। जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछिए। चेंज इन टैक्स रेट, हम जब टैक्स पे कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग पीरियड का पे कर रहे हैं, लेकिन जब ये अगर हम जनवरी में आए या फरवरी में पता लगा जी गवर्नमेंट ने कोई कहते हैं स्मॉल बजट के कहते हैं कोई मिनी बजट के अंदर उसने उसको टैक्स को इंक्रीज कर दिया। ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुने। फिस्कल ईयर जब होता है ना, तो उसका टैक्स रेट चेंज होता है, वो अगले साल से इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो साल गुजर गया, इस तरह तो आप अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा दे, पास्ट परफॉर्मेंस को आप जितना मर्जी चेंज कर लें। जब भी टैक्स इंप्लीमेंट होता है ना, वो नए फाइनेंशियल पीरियड से इंप्लीमेंट होता है, उसका बैक डेट से वो ताल्लुक नहीं होता। एक्सचेंज रेट में पेमेंट करनी है किसी एसेट्स की, वो तो हमने उसको रिपोर्टिंग को हमने कर दिया हुआ, रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है।
अब उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं आगे जाके, इनके हाँ तो अरेंजमेंट हुई है, वो जैसे कर दिए, रेट चेंज हो गया। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आप नेक्स्ट पीरियड में इनकॉर्पोरेट करेंगे। डिफरेंस को, हाँ जी, जो डिफरेंस आएगा बिल्कुल नेक्स्ट पीरियड में इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखिए अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो एक एसेट आपने परचेज किया है 28 जनवरी को, दिसंबर को, और अभी वो उसकी पेमेंट आपने करनी है 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को जो एक्सचेंज रेट है वो आपने लेना है ना, लेकिन परचेज इवेंट तो स्टार्ट पीछे से हो गया था। हम बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट 5 जनवरी का जो है वो 5 जनवरी के इवेंट्स पे ही इम्प्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि जाके बैक डेट में जाके आप तमाम एसेट्स को चेंज कर देंगे। हाँ, अगर एक परचेज ट्रांजेक्शन ऐसी है जो चलती हुई आ रही है 28 दिसंबर से, उसकी पेमेंट आपने 5 जनवरी वाले एक्सचेंज रेट से करनी है, तो फिर तो वो एडजस्टिंग इवेंट ही हो गया ना। वो तो हमने यहाँ पढ़ा है ना पॉइंट नंबर 5 में, ये वाला एडजस्टिंग वाले पॉइंट नंबर 5 में। यानी कि जितने भी ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं 10, ये आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के, ये सारे हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। उसी के नीचे लिखा हुआ है ना मैंने, सर ये देखे ना। जी 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 सर, ये जो आपने चेंज का कहा है टैक्स रेट और एक्सचेंज रेट्स में, इसमें सर अगर चेंज बिल्कुल थोड़ी है, मतलब ना होने के बराबर, फिर भी सर हम उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहेंगे? देखें, चेंज तो चेंज है, चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो। अब रिपोर्ट करना है तो मटेरियल हो तो रिपोर्ट करना है, वरना इग्नोर कर देंगे। अगले साल तो इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन पिछले साल की रिपोर्ट्स में रिपोर्ट करना है या नहीं करना, ये आपको डिफाइन करना है ना। आपने ग्रीन पीरियड वाले रिपोर्टिंग पीरियड में इनको रिपोर्ट करना है। अगर तो मटेरियल है तो रिपोर्ट करें, अगर 1-2 4 आने का फर्क पड़ा है तो आप ना रिपोर्ट करें इसको, वो आप अगले पीरियड में जस्ट करते हैं जाके उसको सिंपल। येलो पीरियड भी जरा करना हाईलाइट, कहाँ से कहाँ येलो तक पीरियड, येलो पीरियड तो कोई भी नहीं कहा मैंने, ग्रीन और ब्लू पीरियड है। ये आपने, ये जो नॉन जस्टिंग जो इवेंट्स हैं, 21 पीरियड तक इनके के बाद आएंगे तो हम इसे नहीं करेंगे। यार ब्लू पीरियड की बात हो रही है ना, ये ब्लू पीरियड जो है ये इसी पीरियड में इवेंट है। ये एडजस्टिंग पीरियड भी, एडजस्टिंग इवेंट भी इसी ब्लू पीरियड के हैं, और नॉन भी इसी ब्लू पीरियड के ही हैं, 45 दिनों के। जी जी सर, ये 4 and 6 पॉइंट रिपीट करते हैं सर। किसका, एडजस्टिंग का या नॉन एडजस्टिंग का? नॉन एडजस्टिंग का सर, मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाँ, आपने 5 जनवरी को या 5 फरवरी को किसी कंपनी को परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस ट्रांजेक्शन को आप अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, बैक डेट में आप इसको नहीं एडजस्ट करेंगे। हाँ, चूंकि ये मटेरियल ट्रांजेक्शन है, एक बड़ा इवेंट है, लिहाजा आप उसको पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर में रिपोर्ट जरूर करेंगे। और छठा पॉइंट ये है कि आपके कोई एसेट्स थे वो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए हैं, ठीक है, और वो जब गवर्नमेंट ने जब्त किए हैं तो वो आप अगले पीरियड में उसको उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे, ठीक है, उसका पिछले पीरियड से ताल्लुक नहीं है। अब मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ग्रांट की बात हम कर लें, गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन ये होती है कि जब आपने कोई कंडीशन पूरी ना की हो तो गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़ती है। तो अब जब जो पीरियड गुजर गया उसमें तो आपने कंडीशन पूरी की थी ना, अगले साल आपने कंडीशन पूरी नहीं की, तो वो जो रीपेमेंट होगी वो अगले साल रिकॉर्ड होगी, उसका बैक डेट पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैक डेट में तो आपने वो कंडीशन पूरी की हुई थी। ठीक हो गया सर। सर जी सर जिस तरह सर ये एडजस्टिंग इवेंट्स में सेल्स ऑफ इन्वेंटरीज बिलो एट कॉस्ट, जी जी ये एडजस्टिंग साइड पे आती है करंट रिपोर्टिंग पीरियड की। जी जी इसी तरह तो सर ये नॉन एडजस्टिंग साइड पे ये मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन या सडन डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ये भी तो सर ज्यादातर इसी रिपोर्टिंग पीरियड से रिलेट करती नहीं, है। अगर तो इसमें ना देखें, कुछ पॉइंट्स इसमें इम्प्लाइड हैं या अंडरस्टूड हैं, वो ये हैं कि देखें अगर तो वो पिछले से रिलेट कर रहा है ना, तो फिर तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया ना। जैसे मैंने अभी एक्सचेंज रेट की बात की थी कि अगर वो 28 जनवरी को आपने कोई एसेट परचेज किया है और उसका अभी एक्सचेंज रेट फाइनल नहीं हुआ, वो फाइनल होगा जाके 5 जनवरी वाला एक्सचेंज रेट, क्योंकि उस दिन को जाके आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, तो फिर तो वो एडजस्टिंग इवेंट ही हो गया ना, क्योंकि वो रिलेट पिछले इवेंट से कर रहा था। हम उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो सोली हैपन हुए हैं आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा यही हुआ है कि एक्सक्लूसिवली रिलेट टू
दी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, उसका बैड डेट से कोई लिंक नहीं है, तो फिर वो नॉन एडजस्टिंग होगा। अगर उसका बैड डेट से लिंक बन गया है तो फिर तो वो एडजस्टिंग में चला जाएगा ना। भाई देखो ना, लिटिगेशन यहां पे भी है 10वें पॉइंट में, और लिटिगेशन यहां भी 4 पॉइंट में भी है। तो ये 10वें पॉइंट वाला लिटिगेशन वो है जो स्टार्ट ही आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हुआ है, और ये जो 4 वाला लिटिगेशन है ये पहले से स्टार्ट हुआ था, सेटलमेंट अभी जाके हुई है। यहां पे कमेंसमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, यहां सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, फर्क है इसमें। ठीक है जी, ये फर्क है। सर ये एडजस्टिंग में जो दूसरा पॉइंट है सेल ऑफ इन्वेंट्री वाला, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ देखें बेटे, आपने जब इन्वेंट्री रिपोर्ट किया 31 दिसंबर को, वो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने उसकी एनआरवी असेस करके रिपोर्ट करनी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब वो इन्वेंट्री आपके पास 31 दिसंबर को पड़ी हुई है। 5 जनवरी को या 10 जनवरी को आपने जब वही इन्वेंट्री सेल की, क्योंकि वो इन्वेंट्री सेल की है जो आपने उस दिन को पड़ी हुई थी। अगर आपने नई इन्वेंट्री परचेज करके सेल की है ना, तो वो तो अगले साल में आ जाएगा ना। मैं उसी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं। चूंकि वो इन्वेंट्री पिछले साल पड़ी हुई थी और वही अगले साल सेल हो रही है और बिलो कॉस्ट पे सेल हो रही है, लिहाजा ये एडजस्टिंग इवेंट आएगा। हम लिखते हैं ना लफ्ज को, फिर एग्जिस्टिंग इवेंट, प्रीवियस ईयर इवेंट, ताकि क्लियर हो जाए। चलें जी, ये लिख लें, ये लिख लें, इसको लिख लें। सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट विच एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग। ले जनाब, लो जी, हुनर आम ही। लो जी सर, शुक्रिया। ठीक है सर, ये जो डिविडेंड वाला केस है, अगर हम इस तरह करेंगे तो मतलब कि हर साल ही हमारी इनकम स्टेटमेंट इस साल के इनकम के मुताबिक होगी। नहीं, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर कभी भी ये डिक्लेरेशन रिपोर्ट नहीं होती है। अच्छा, एक चीज मैं भूल जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यार, ये बड़ी मेहनत से बन गया आज। ये अपने सीआर साहब अगर क्लास में है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें जरा, बल्कि मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ। जी सवाल पूछें आप, सवाल में कोई मसला नहीं, सवाल पूछें। सर वो तो ठीक है, लेकिन सपोज कि इस पर ही हमारी इनकम काफी लो गई है या लॉस में गई है कंपनी, और उसी तरह एक बंदा स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी देखता है, वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो वो कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं रहती फिर उस चीज में। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो डिसीजन होता है ना, अब आपने एसएफएम पढ़ी नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसमें थोड़ी डिबेट करता। डिविडेंड पेमेंट का डिसीजन करंट ईयर की इनकम को देख के नहीं होता, बल्कि रिटेन्ड अर्निंग को देख के होता है। किसी वजह से अगर करंट ईयर की इनकम कम भी है, लेकिन अगर आपके पास पास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स सफिशिएंट पड़ी हुई हैं और आपके पास सफिशिएंट कैश भी पड़ा हुआ है और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर भी नहीं आ रही, तो आप डिविडेंड पे कर सकते हैं डिस्पाइट आपको लॉस हो। भाई ऐसा भी होता है कि आपको करंट ईयर में लॉस हो, आप फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हो। क्यों? डिविडेंड का जो डिसीजन है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिविडेंड का डिसीजन डिपेंड करता है उसकी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। ठीक है, आपने, मुझे कंफर्म है कि आपने, काफी स्टूडेंट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि अगर शेयर होल्डर जनरल में से यूज करते हैं, फिर हम ऊपर रिजर्व में कैसे निकाल, मुझे बताने तो दें, मुझे, मैं भूल गया, पता नहीं की कह रहे थे। एक मिनट, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर शेयर होल्डर्स के लिए आपके पास कोई बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिजनेस में अवेलेबल नहीं है और आपके पास कैश फालतू पड़ा हुआ है और अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेबल भी पड़ी हुई है, तो इट इज फार बेटर कि वो पैसे आप शेयर होल्डर को वापस कर दें। क्योंकि अगर आप उस पैसे को बिजनेस में रखे रखेंगे और आप उसको आइडल रखे रखेंगे, तो शेयर होल्डर मजीद एनॉयड होगा कि यार तुम्हारे पास अगर कोई काम की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो कम से कम वो पैसे हमको दे देते, हम अपनी मर्जी से कहीं इन्वेस्ट कर देते। तुमने वो हमें भी नहीं दिए, खुद भी इन्वेस्ट कहीं नहीं किए, तो कैश तुमने पूरे साल रखे रखा।
वो ज्यादा डिबेट हो जाएगी। ये जो एजीएम वाली मीटिंग है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये एसएफएम में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे कि आप डिविडेंड डिसीजन कैसे लेते हैं। लेकिन ब्रॉडली डिविडेंड डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे होता जरूर है उसका इम्पैक्ट, लेकिन सोली प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं होता। डिविडेंड का डिसीजन लिक्विडिटी के ऊपर भी होता है। क्या अब मैं देखो ना, एक कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए की रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, लेकिन उसके पास कैश ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसने सारा कैश इन्वेस्ट कर दिया है। भाई देखे ना, वो कर सकती है बिजनेस शेयर होल्डर्स, वो जो डायरेक्टर्स कहें जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप वो जो मैंने पहला पॉइंट जो ब्लू में लिखा हुआ है टॉप पे कि डिविडेंड इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बीओडी, उसने इन्वेस्ट कर दिया, मर्जी उसकी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो जस्टिफाई करेगा इस चीज को कि भाई मैंने ये तुम्हें दिया क्यों नहीं, और मैंने ये क्यों उधर दिया, भाई मैंने तुम्हें डिविडेंड क्यों नहीं दिया, इसको जस्टिफाई करेगा ना वो कि मैंने इन्वेस्ट क्यों कर दिया। सर ये इंटरम डिविडेंड, ये जो करंट ईयर हमने इधर मेंशन किया 2020, इसी में रिपोर्ट होगा कि नहीं कमिंग ईयर में होगा? नहीं, वो तो उसी जगह पे हो गया ना, ग्रीन पीरियड में, इन रिपोर्टिंग पीरियड में पे हो गया ना वो वहीं पे। और ये इंडायरेक्ट डिविडेंड जो होता है ना, ये फॉरेन डिक्लेयर होकर फॉरेन ही पे हो जाता है, इसमें टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ये फटाफट ही पे हो जाता है। ये एडजस्टिंग इवेंट है। नहीं, ये तो भाई इसका तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो ग्रीन पीरियड में हैपन हुआ, इवेंट खत्म हो गया, ब्लू पीरियड में तो आएगा ही नहीं ना। सर ये जो एडजस्टिंग इवेंट में आपने सेल ऑफ इन्वेंट्री किया है, सर ये सेल एग्रीमेंट रिपोर्टिंग डेट से पहले है या इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डेट से पहले? नहीं, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डेट से पहले है, सेल तो आपने बाद में किया होगा ना यार। भाई देखो ना, वो इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डेट पे पड़ी थी, उस वक्त आपने उसको एडजस्ट नहीं किया, आपने बाद में जब पता लगा जी वो ये तो इन्वेंट्री क्लोजिंग बना लिया था उसमें। क्लोजिंग गलत क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो उसकी एनआरवी कम थी, आपने उसको कॉस्ट पे रिपोर्ट किया हुआ है। सर ये इंटरम डिविडेंड कहानी दोबारा जरा कर ले, क्योंकि ये तो बीओडी की मीटिंग के बाद डिसाइड होती है, उसमें डिसाइड हो रही थी। और यही नहीं यार, पिछली बीओडी की मीटिंग कब हुई थी? 15 फरवरी 2020 को हुई थी, यहाँ पे हुई थी इस जगह पे। जी वहां पे डिसाइड हुआ, फौरन ही पे हो गया। ठीक है, मतलब जो 21 में होगा तो वो 21 ईयर के लिए होगा। 21 का डिविडेंड तो 21 में पे हो गया ना, वो तो 21 का ही इवेंट है, वो तो एडजस्टिंग भी नहीं है, नॉन एडजस्टिंग भी नहीं है, वो तो 21 का ही इवेंट है ना, वो तो रिलेट 21 से कर रहा है भाई। वो तो यहाँ पे जाके हैपन होगा ना भाई, इधर इसे जाके ये इस पीरियड में हैपन होगा ना, या चले इस पीरियड में हैपन होगा, यहाँ पे हैपन होगा इस जगह पे, ये सॉरी इस जगह पे इस वाले में हैपन होगा, ये मैंने गलत बना दिया, ये इधर हैपन होगा इधर। तो ये तो है ही रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, ठीक है, ये तो है ही रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जी। सर पॉइंट नंबर 8 रिपीट कर दें। पॉइंट नंबर 8, मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन। देखें, आप शेयर कैपिटल में चेंजेस कर रहे हैं, आपने राइट इशू किया, स्टॉक स्प्लिट किया, ट्रेजरी स्टॉक किया, स्टॉक ऑप्शंस किया, ये ट्रांजैक्शन चूंकि रिलेट ही अगले पीरियड से हैं, तो हमने जाके इसको बैक डेट में एडजस्ट नहीं करना, ठीक है, हमने रिकॉर्ड ही अगले पीरियड में करना है। हाँ, लेकिन इसको रिपोर्ट जरूर करेंगे आप, राइट इशू रिपोर्ट कर देंगे कि हमने राइट इशू किया है रिपोर्टिंग पीरियड में, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में। सर इसी का 7 में अनाउंसमेंट ऑफ मेजर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं कि बिजनेस में कोई चेंजेस लेके आना, मसलन आप अपनी बिजनेस को इंटायरली लाहौर से कराची शिफ्ट करने लगे हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस को रिटेल से होलसेल पे लेके जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस की कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मसलन लेट सपोज आप इस वक्त आपका जो मेजर बिजनेस है वो शुगर का बिजनेस है, आप शुगर बिजनेस क्लोज करके आप टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू करने लगे हैं, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉइज को फायर कर रहे हैं, नई मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स कहलाते हैं, और ये अनाउंसमेंट के बाद इंप्लीमेंट होता है, अनाउंसमेंट से पहले ये जस्ट वर्किंग होती है। सर कल की क्लास में आपने बताया था कि ये लेसर अकाउंट पढ़ेंगे।
जी जी जनाब, मैंने बिल्कुल बताया था पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अर्ज की है कि ये जो डिस्क्लोजर के 5-6 स्टैंडर्ड्स हैं, ये ज़रा कोर्स को तो ग्रिप में कर लेना। कोर्स हमारे हाथ से निकल रहा है, कोर्स को ग्रिप में कर लें, मैं ये करवा दूंगा। और अगर नहीं भी करवाया तो यू आर एबल टू स्टडी योर सेल्फ। आप इतने ग्रोन अप हो गए हैं कि आप अब खुद इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, इसको टाइम मिल जाए करवाऊंगा। ये क्लासेस ज़रा फिजिकल स्टार्ट हो जाए, मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। फिजिकल नहीं होनी सर। चलो नहीं होनी तो फिर ना होनी, जो भी चले, नहीं होनी तो कोई अगला सेशन तो फिजिकली होगा ना यार इंशाल्लाह। क्या मतलब हम दोबारा फिर मिलेंगे आपको किसी? नहीं नहीं, आप तो स्ट्रेटेजिक लेवल ये पे पहुंच बात जाओगे, अगले बच्चे नहीं आने। जो मेरे इतने सारे बच्चे पीछे रहेंगे वो अभी तो आगे आने हैं ना, ठीक है ना। अभी जो जिन बच्चों को मैंने स्टेज 1 में पढ़ाया था वो माशाल्लाह अब स्टेज 5 में पहुंच गए हैं। और वो पूछ हाँ, तो वो अभी पास हो गए ना, उनके काफी बच्चे पास हुए हैं, तो उनका भी तो सेशन बनना है ना। जी कोई सवाल बेटा? चले जी, ये कल हमने इंशाल्लाह IAS 37 पढ़े कल इंशाल्लाह, ठीक है। कल 37 क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये एक क्लास में एक स्टैंडर्ड हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हफ्ते वाली क्लास भी हमारी होगी। अब हम जो अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है ना, वो ज़रा हम नेक्स्ट वीक करेंगे। हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ज़रा हाथ सीधा कर लें। इस स्टैंडर्ड के अंदर और कोई चीज़ नहीं है। अब आप ये स्टैंडर्ड ना बुक से पढ़ लें, बुक में ये बड़ा अच्छा दिया हुआ है। अब आपको ये बुक से बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, आपने बहुत डिस्कस कर लिया इसको। ये पेज नंबर है जी, बुक का पेज नंबर है 305 पे। इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे केसेस भी बना के दिए हुए हैं और उनका आंसर भी दिया हुआ है। और ये तमाम चीजें हमने पढ़ी हैं, ये एज इट इज उसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये जरूर इसको पढ़ें। ये 4-5 पेजेस का स्टैंडर्ड है। 30 क्या बताया था मैंने पेज नंबर? 306 से लेकर 313 तक ये 6-7 पेजेस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान से लिखा हुआ है, हमने इसको काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया। सर कल कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे? कल IAS 37 इंशाल्लाह। पेज नंबर क्या है सर बुक का? बुक का पेज नंबर जनाब इंडेक्स से देख लेना यार, ठीक है। बता दूं मैं। IAS 37 मुझे मिल नहीं रहा। IAS 37, हाँ जी मिल गया। चैप्टर नंबर 9 है जी, सफा नंबर 177। थैंक यू सर। ठीक है जी, इंडेक्स से देख लिया करें, वैसे इंडेक्स में सब इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। इसका स्क्रीनशॉट कोई लेके। कहां से? MCQs बुकलेट से करने हैं जी। जो MCQs देखें आपको मैंने, अब आपको ना स्टार्ट करवा दिया है, पुश कर दिया आपको मैंने MCQs में। अब आपने MCQs को ढूंढ के सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। MCQs करें, उसको डिस्कस करें आगे, ठीक है। हम इंशाल्लाह एक क्लास रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हफ्ते में एक क्लास लाजमी होगा रहेगी, उसमें सारे हम पेंडिंग MCQs ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने आपको इंडेक्स भेज दिया था, जो हमारा इमाइल वुल्फ वाला जो सेक्शन है ना MCQs का, उसमें भी MCQs हैं और कैप्लन वाले भी MCQs हैं। इमाइल वुल्फ वाले के अंदर ये लास्ट में IAS 8, 10 और 37 के कंबाइंड है। ये पेज नंबर 319 के अंदर, ठीक है, उसमें सारे स्टैंडर्ड्स कंबाइंड इन्होंने दिए हुए हैं। यस, वो कल 37 जो है वो, अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक MCQ रख रहा हूं, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए ये ओपन ही कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया जी इसका, मैं बंद कर दूं उसको? जी ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, चलिए जी ये बंद हो गया बस।
ये पेज नंबर है जी 321। 321 ये कोई भाई पूछ रहे थे कि एमसीक्यू कैसे करने हैं। ये पेज नंबर 321 पे ये देखें जी, एमसीक्यू नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अराइजिंग आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। जी बताइए, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, अनाउंसमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर एसेट और रिसर्चिंग ऑफ न्यू बिजनेस प्लान। जी ए लो, इतना सा काम था, टिक्की लगानी थी बस इतना टिक्की लगाना था, बस ये इतना, यही है बस। अब आप माशाल्लाह ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं, आपको मैंने इतना इक्विप कर दिया है कि आप एमसीक्यू पढ़ के उसका आंसर खुद ही बता देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है सिर्फ, ठीक है जी। इसमें आपका मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और जब आपने सोच लिया ना कि आपका कमाल है, तो बस वहां फुल स्टॉप हो जाएगा, फिर हम गए फिर। जी जी जी। और ये कभी भी आपने समझना नहीं है कि जी मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं जी, अल्लाह सबसे बड़ा है जी। बस अल्लाह, आपने सिर्फ अल्लाह के भरोसे काम करना, ठीक है, जो भी अल्लाह के फजल से है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और ये अपनी रखें, आपको हर मैदान में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, ठीक है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो विद द IS 37। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।